नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में हर सप्ताह हम अभय जी और आनंद जी से बातचीत करते हैं और उस हुँ। सप्ताह जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, उसकी एक समझ बनाने की कोशिश करते हैं। आज भी हम इस सिलसिले में इन दोनों विद्वानों से बातचीत करेंगे। आप दोनों लोगों का स्वागत है। हुँ। नमस्कार। आनंद सर, आज काफ़ी संघर्ष के बाद, काफ़ी जद्दोजहद के बाद 4-5 दिन एक जद्दोजहद विजय ने की और वो आखिरकार मुख्यमंत्री बन गए। राहुल गांधी वहाँ पर मंच पर मौजूद थे, तो एक संदेश भी मिला विपक्षी एकता का। लेकिन मैं अभी देख रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया है कि कांग्रेस ने डीएमके को धोखा दिया है सत्ता के लिए। तो क्या हम ये कहें कि तमिलनाडु के स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं? डीएमके एनडीए के नज़दीक जा सकता है, या कुल मिलाकर जो इंडिया गठबंधन है वो फ़ायदे की स्थिति में है कि विजय भी आ गया, डीएमके भी रहेगा? इस पूरी स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? पहली बात तो डॉक्टर कमल एक 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 मतलब मेरे ख़्याल में एक बड़ी बाधा नहीं बोलेंगे, लेकिन वो गवर्नर साहब जिस तरह से उन्होंने ये काम किया, वो लोकतंत्र इस देश के लोकतंत्र और इस देश के संविधान के साथ मखौल उड़ाने का काम किया। उसको इतना कह के ख़त्म कर दे रहे हैं क्योंकि जितनी देर बोला जाए वो कम है। अब आ जाते हैं विजय की बात पे। विजय के उसमें 2-3 चीज़ें अच्छी लगी और मैं पहले विजय की बात कर लूँगा उसके बाद। एक तो बिल्कुल फ्रेश आदमी है, एक नया आदमी आया है, नई तरह की परंपराएँ डाल रहा है। जब 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 गवर्नर चले जा रहे हैं, तो ये पहले नहीं होता था जनरली, वो अपने लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। अपनी शपथ से पहले भी एड्रेस कर रहे हैं और वो एक एक ठीक परंपरा है। अगर मुझे अपनी बात कहनी है, तो वो वहाँ से सेट करने में क्या दिक्कत है? एक चीज़ और थी कि उन्होंने अपने जो सहयोगी दल थे, उनके लोगों को बुलाया था और राहुल गांधी की उपस्थिति अ, बहुत से संकेत भी कर रही है। राहुल और एक एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब विजय इस राहुल गांधी को बुलाए हैं, तो उसके पीछे ये जो मोदी जी आके बता रहे हैं ना कि ये घर के झगड़े हैं। मोदी जी, अपने घर को भी ज़रा ठीक कर लीजिएगा। ये जो जो आप ये जब कहते रहते हैं ना, उन्होंने उसको धोखा दिया, उन्होंने उसको धोखा दिया, आप किसके साथ रहते थे? कहीं आपने भी शपथ ली थी और आप उसके साथ नहीं रहते, तो ये सब मोदी जी, ये एक जो झगड़ा लगाने की एक 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 इन्हेरेंट डीएनए में है, ये बीजेपी और आरएसएस के डीएनए में है कि घर में झगड़े लगाओ। और कौन-सा ऐसा घर बचा है दुनिया देश में जहाँ पे इन्होंने झगड़े ना लगाए हों? एनसीपी झगड़ा लगाया, अलग किया। उत्तर प्रदेश में आ जाइए, मुलायम सिंह यादव के घर में झगड़ा लगाया, अलग किया। आप आप कोई पार्टी आरजेडी वो झगड़ा लगाया, साधु यादव अलग किया। चौटाला का परिवार झगड़ा लगाया, अलग किया। ये स्पेशलिस्ट हैं झगड़ा लगाने के और आपको अलग करने के। ये पूरी कोशिश कांग्रेस में भी किए थे कि प्रियंका गांधी ज्यादा अच्छी है, प्रियंका गांधी को करना चाहिए। राहुल गांधी को समझ नहीं है, राहुल गांधी को समझ नहीं है। राहुल गांधी तुम्हें चुनौती दे रहा है और आज आपकी सबसे बड़ी इस देश की 1 से लेकर 100 तक मोदी जी की समस्या राहुल गांधी है। उनकी महंगाई, बेरोजगारी, वोट से ज्यादा समस्या राहुल गांधी है। अब मैं आ जाता हूं हार्डकोर पॉलिटिक्स पे। बीजेपी कभी-कभी एक काम ये करती है कि वो वो शायद असल में वो गिरोह की तरह सोचती है, तो शायद उसका वो पॉलिटिकल और हम लोग सब लोग उसको मानते हैं, क्या उनका वो था। अमित शाह मैनेजर हैं, अमित शाह पॉलिटिकल लीडर नहीं है, पहली चीज़ ये जान लीजिए। अगर आपको किसी गिरोह को अंजाम देना होता है कि ये जाके यहाँ पे कल रात में लूट करनी है, तो गिरोह ये कहता है कहाँ से जाओ, किधर करो, ये करो। वो ये नहीं बताता है कि इस आदमी को कैसे विन ओवर कर लो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पे इन्होंने 3 दिन में तमिलनाडु में क्या किया? अगर विजय की चुपचाप अपने आप सरकार बन गई होती, तो क्या होता? तब ये मामला बिल्कुल ये रहता कि भई विजय ने एक सरकार बना ली है, वो 107 लोगों को लेके कैसे चलाएँगे, ये दिक्कत होगी और हर लोगों का अपना-अपना कयास लगता। उसमें भी 15 ही दिन से ज़्यादा का समय नहीं मिलता ना, 15 दिन या 30 दिन के अंदर उनको फ्लोर ऑफ द हाउस पे अपने वो करना होता है। अब इस एक वाक़ये से क्या हुआ कि बीजेपी ने ढकेल के मैं बोल रहा हूँ, स्टालिन को भी कहीं न कहीं वो जो पाला अगर एक पाला बना हो, मतलब या तो इधर या इधर, उनको ढकेल के उन्होंने विजय के पाले में कर दिया है। भाई ये स्टालिन का इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि स्टालिन की बहुत मैच्योरिटी है। वो एक लार्जर लड़ाई लड़ रहे हैं फेडरलिज्म की इस देश में। लेकिन उन्होंने 2 बार स्टेटमेंट दिया। पहली बार उन्होंने कहा कि हमें कोई जल्दी नहीं बनाने की, हम 6 महीने इनके काम का देखेंगे ये कैसा काम कर रहे हैं। ये अगर हमारी वेलफेयर स्कीम द्रविड़ की जो है उस पे चलेंगे तो हमें कोई नहीं। लेकिन उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे। और दोबारा उन्होंने परसों फिर स्टेटमेंट दिया जब उन्होंने गवर्नर से कहा कि आप इनको बुला के बनाइए। और सिर्फ यही नहीं कहा, उन्होंने अपने जो सहयोगी दल थे,
जिन्होंने जाके उनसे पूछा कि क्या करें, उनको भी उन्होंने कहा कि नहीं, आप इनका सपोर्ट करिए। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आज स्टालिन कम से कम बीजेपी के साथ तो नहीं खड़े हैं ना। आज स्टालिन कहीं ना कहीं विजय के इस जो भी उनका है, आप पॉलिटिकली लड़ रहे हैं तो एक दूसरे से तो लड़ेंगे ही, लेकिन जैसे जैसे मैं एक और आपको उदाहरण दे दूं, कांग्रेस लेफ्ट के साथ लड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो साथ में भी खड़ी रह दिखाई देती है। लार्जर क्वेश्चंस में कांग्रेस को पता है कि अगर कोई देश के सामने कोई ऐसा आएगा तो लेफ्ट हमारे साथ है, और लेफ्ट को पता है कि अगर कोई देश की बात आएगी तो कांग्रेस हमारे साथ है। उसी तरह से अगर तमिलनाडु के ऊपर कोई बात आएगी तो विजय और स्टालिन एक पेज पे खड़े दिखाई देंगे, इसमें मुझे कहीं कोई दो राय नहीं। और ये काम करने में और सार्वजनिक रूप में इसका मैनिफेस्टेशन करने में बीजेपी ने सहायता दी। अब मोदी जी अपनी खिसियाहट को कुछ कर लें, भाई आपको ये करने की क्या जरूरत थी, नंबर एक। नंबर दो, मुझे एक चीज और लग रही है, जो बार बार लोग एक उनके ऊपर ये लगाया जा रहा है कि नहीं नहीं वो परिपक्व नहीं है और उनको आता नहीं है और कैसे चलाएंगे इत्यादि इत्यादि। मैं बिल्कुल क्लियर हूं, ये आपको, हम सब लोग पॉलिटिक्स का थोड़ा बहुत दूर से दूर, मैंने तो भाई पॉलिटिक्स में रह के देखा है, विजय भाई अभय भाई ने हो सकता है पॉलिटिक्स एज अ पत्रकार देखी है। मैं फिर से बता दूं, अगर कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, अगर कोई भी व्यक्ति जो अपने अपने किसी भी व्यवसाय में सफल है, चाहे वो कोई व्यवसाय कर रहा हो, ये याद रखिएगा कि वो एक सफल एक्टर है। अगर वो अपनी साफ नियत से सरकार चलाने के लिए आ रहा है, तो सरकार चलाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नियत की जरूरत है। आज जैसा विजय ने जो जिस तरह से एड्रेस किया है, जिस तरह से प्रॉमिसिंग है, मुझे लगता है कि ये ना केवल तमिलनाडु के लिए, देश के लिए भी एक नए ढंग की राजनीति होगी, और ये अच्छी बात होगी। क्यों नहीं हम लोग ये करें? आज अगर तमिलनाडु की मान लीजिए ग्रोथ 11% या 12% या 10% जिस पे भी है, अगर उसको 1% भी ऊपर ले जाने में कामयाब होते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो सबसे बड़ी बात होती है, और जो एक खराब पक्ष आ गया है पॉलिटिक्स में, पैसे का, पैसा शायद विजय को इस समय नहीं डिगा पाएगा। उनके पास इतना पैसा, अगर पैसा कमाने आए होते तो इस पॉलिटिक्स में आने की उनको जरूरत ही नहीं थी। वो पैसा कमाने नहीं आए हैं, उनके मन में कुछ है कि, और ये बहुत से लोगों को होता है, कुछ करें। वो तमिलनाडु के कुछ उस करने के एक सपना तो देख ही रहे हैं, और अगर वो नियत ठीक रही तो उस सपने को साकार कितना कर पाएंगे, मुझे इसमें कहीं कोई डाउट नहीं लगता है। और अगर विजय सफल होते हैं तो मैं इसलिए, देखिए, हमें तो उम्मीद ही कर सकते हैं ना। हम चाहते हैं कि विजय जैसे लोग सफल हो, हम चाहते हैं कि एक यंग आदमी जो बिल्कुल बाहर से आए वो सफल हो। और अगर विजय सफल होते हैं तो देश के लोकतंत्र ही नहीं, मुझे लगता है कि बहुत से नए रास्ते नए लोगों के लिए भी खुलेंगे। डॉक्टर कमल। अभी सर, मैंने एक विश्लेषण देखा, बहुत सारे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हालांकि कांग्रेस असम में बुरी तरीके से हारी, पश्चिम बंगाल में 2 सीटों पर जीती, केरल में उसने जीत हासिल की, और तमिलनाडु में बहुत अच्छा प्रदर्शन तो नहीं रहा, पीछे की तुलना में कम ही रहा। लेकिन एक विश्लेषण ये आ रहा है बार बार कि अब कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए यह शुभ संकेत है, जो कुछ भी नतीजे आए हैं, और उनकी राजनीति और ज्यादा धारदार होकर आगे बढ़ेगी। ये विश्लेषण क्या दमदार विश्लेषण है, या फिर आपको ये लगता है कि ये चीजों को बहुत ही आशान्वित होकर कांग्रेस के समर्थक देख रहे हैं? आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो आनंद जी ने जो कहा है उसमें मैं एक बात जोड़ दूं, जो आनंद जी ने की बात की तस्दीक करती है कि इस तरह भारतीय जनता पार्टी झगड़े लगाती है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही चालाकी से जो स्टालिन का परिवार है उसके अंदर भी झगड़ा लगा दिया था। उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने एआईडीएमके के जरिए उनके पास प्रस्ताव भिजवाया कि हम दोनों मिलकर सरकार बना लें। हालांकि दोनों एक दूसरे के विरोध में भी सारी राजनीति करते हैं। और जैसे ही ये प्रस्ताव वहां गया, वैसे ही स्टालिन के परिवार में एक पक्ष इसका हो गया, जिसमें शायद स्टालिन की पत्नी भी शामिल थी, और स्टालिन की बहन काजीमोनी, हाँ, वो भी उसमें शामिल थी। और इन सब लोगों ने मिलकर स्टालिन के ऊपर दबाव डालना शुरू किया। तब स्टालिन ने बाद में सीपीएम के नेता एमए बेबी से पूछा कि भाई इस तरह का प्रस्ताव आया है, क्या किया जाए। एमए बेबी ने कहा कि नहीं, इस तरह के प्रस्ताव को तो हम लोग नहीं मान सकते, क्योंकि ये तो बिल्कुल अच्छा। और बीजेपी का दांव ये था कि अगर एआईएडीएमके और डीएमके मिलकर सरकार बना लेते हैं, जो वो बना सकते थे, दोनों मिला के 106 सीटें हो जाती हैं, और उसमें एक बीजेपी की सीट थी।
107 सीटें हो जाती और कुछ और सीटें मिल जाती उसमें, वो सरकार बनाना उनके लिए मुश्किल नहीं था। उस हालत में भारतीय जनता पार्टी भी अबे भाई ये 10 सीटें जो गई हैं ये भी तो उसके उनके गठबंधन से निकल के आई हैं, ये 10 सीटें हो जाती हैं 170। अगर वो बीजेपी के साथ कराते तो ये सीपीआई सीपीएम वगैरह उस गठबंधन से बाहर हो जाते, कांग्रेस भी उस गठबंधन से बाहर हो जाती है, लेकिन उन्हें और कुछ मिल जाता और दूसरे दलों का समर्थन मिल जाता, वो सरकार तो बना लेते। लेकिन कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी है इस गठजोड़ सरकार की अपनी एक विधायक के दम पे उसकी सदस्य हो जाती, गठजोड़ सरकार की, और तमिलनाडु की राजनीति में उसको अपना पैर जमाने का मौका मिल जाता, सत्ता का हिस्सा बन जाती वो। हाँ, तो ये सब तिकड़म इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने खूब की, और इस तिकड़म का जो केंद्र था वो राजभवन था, इसको लोक भवन कहा जाता है आजकल, राज्यपाल, वो उसका केंद्र था। चलिए ये तो मैंने बात बताई जिसको जो नहीं हो पाया, घटित नहीं हो पाया, इन बीजेपी की ये साजिश नाकाम हो गई। अब आते हैं इस बात पे कि क्या ये सारा घटनाक्रम जो हुआ है वो राहुल गांधी के पक्ष में जाता है, कांग्रेस के पक्ष में जाता है? मेरा कहना यह है कि आज की स्थिति में हम किसी भी चीज के बारे में कोई भी अंतिम वक्तव्य नहीं दे सकते, क्योंकि घटनाक्रम जो है वो लगातार बदल रहा है, राजनीति करवट ले रही है। इन विधानसभा चुनावों ने भाजपा की राजनीति को भी एक करवट दी है, साथ में विपक्ष की राजनीति को भी एक करवट दी है। और विपक्ष की राजनीति की करवट यह है कि अब कांग्रेस का और राहुल गांधी का महत्व विपक्ष की, भाजपा विरोधी विपक्ष की राजनीति के लिए और अधिक केंद्रीय हो गया है, क्योंकि अब और कोई रह ही नहीं गया है। कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जिसको भारतीय जनता पार्टी नहीं तोड़ सकती। मैं बिल्कुल सुरक्षित हो गई भविष्यवाणी कर सकता हूं कि डीएमके के जो सांसद हैं, कितने हैं, 23 या 24 सांसद हैं डीएमके के पास, शायद 28 या 29 सांसद हैं ममता बनर्जी के पास। इन दोनों की जो पार्लियामेंट्री पार्टीज हैं, ये निकट भविष्य में भारतीय जनता पार्टी तोड़ देगी। ममता बनर्जी के पास 29 सांसद नहीं रहेंगे और डीएमके के पास भी 23-24 सांसद जो हैं वो नहीं रहेंगे। वो केवल एक ही पार्टी है जिसका पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं तोड़ सकती, वो है कांग्रेस, क्योंकि उसके पास 100 सांसद हैं। 99 वो जीती थी और एक बाद में उसमें आ गया था, मिला के 100 सांसद हैं उनके पास, और 100 सांसदों की पार्टी तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और भी दूसरी कुछ वजह हैं, वो कांग्रेस है, वो तोड़ना बहुत मुश्किल होगा है। तो कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है और राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो भाजपा के मुकाबले जमकर खड़े हुए हैं, टक्कर दे रहे हैं। और जब आप जनता की पसंद के तौर पर देखते हैं तो कई प्रदेशों में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री पद की पसंद के तौर पर आगे हैं। पश्चिम बंगाल में भी अभी सर्वे हुआ था चुनाव के दौरान, उसमें भी राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से आगे दिखाई पड़े थे। 2024 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में भी लोकप्रियता में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से आगे निकल गए थे। इसके बाद पूरे दक्षिण भारत में राहुल गांधी आगे रहते हैं। पंजाब में सर्वे करा लीजिए, कभी भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर, पसंद के तौर पर नरेंद्र मोदी से आगे रहते हैं। देश, यानी मैंने इतने पूरे दक्षिण भारत का नाम आपको बता दिया। उत्तर भारत में पंजाब और उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के ऊपर भी दिखाई पड़ता है 2024 के बाद में। बंगाल, इस पूरे इलाके में राहुल गांधी लोगों की पहली पसंद है प्रधानमंत्री पद की, न कि नरेंद्र मोदी। ये पूरी ये बताती है कि लड़ने की जमीन, अगर कहीं संभावनापूर्ण जमीन अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ राहुल गांधी के पास है। और राहुल गांधी ने समझौताहीन संघर्ष करने का एक रवैया जाहिर किया है जो दूसरे नेताओं के पास नहीं है। वो जो नरेंद्र मोदी के जो क्रोनी कैपिटलिज्म वाला मामला है, ये सब आप इसको गोदी पूंजीवाद भी कह सकते हैं, अंबानी अडानी वाला, इसके खिलाफ भी वो बिल्कुल बिना समझौता किए हुए और बिना संकोच किए हुए लगातार नाम लेकर बोलते हैं और लगातार हमलावर रहते हैं। भले ही उन्हें अपनी पार्टी से भी उतना समर्थन नहीं मिलता, विपक्ष से भी समर्थन नहीं मिलता। वोट चोरी के सवाल को उन्होंने जिस तरह उठाया राहुल गांधी ने, अब सब लोग वही बात करने लगे। जात जनगणना के सवाल को लेकर, संविधान बदलने के सवाल को लेकर, तमाम सवालों को उठा के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को काफी हिलाया है और काफी झकझोरा है, और ये काम किसी और नेता ने नहीं किया है। और बाकी नेता लोग रणनीतिक चुप्पी लगाए रहते हैं, चुप रहते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं, पतली गली ढूंढते रहते हैं,
लेकिन खुल के इस पे लोहा नहीं लेते। राहुल गांधी की यही विशेषता है जो राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के मुकाबले एक बड़े संभावनापूर्ण भविष्य के नेता के तौर पर खड़ा कर देती है। जी। आनंद सर, ये पश्चिम बंगाल के नतीजे पर हम जाए तो जैसे राहुल गांधी की राजनीति में कमियां नहीं है। आज भी ऐसा लगता है कि वो कुछ सुर्खियां बटोरते हैं और उसके बाद उनकी गतिविधियां ठंडी हो जाती हैं। ये सब समस्याएं हैं उनके साथ में। कुछ ऐसा काम करते हैं ऐसा लगा उनको एकदम प्रमुखता प्राप्त होती है और फिर थोड़ी देर के लिए वो नेपथ्य में चले जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं उनके साथ में। अपनी पार्टी के ऊपर भी उनका बहुत उनकी जो पार्टी में उनका प्रभाव जो है वो भी कभी-कभी मुझे हिलता हुआ दिखाई देता है। आपसे केरल में उन्हें मुख्यमंत्री तय करना है। केरल में कांग्रेस की जीत नहीं हुई है, प्रचंड जीत हुई है कांग्रेस की। केरल में उन्हें मुख्यमंत्री तय करना है। खरगे जी बैठते हैं, राहुल गांधी बैठते हैं, सब बैठते हैं। मुख्यमंत्री क्यों नहीं तय कर पा रहे आप? क्योंकि इनको डर है कि मुख्यमंत्री तय करेंगे तो उससे गड़बड़ हो जाएगी। अब सतीशन को मुख्यमंत्री बनाना है, आपको उनको बनाना है जो है वेणुगोपाल। हाँ, वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाना है, रमेश चन्नीतला को मुख्यमंत्री बनाना है। किनको मुख्यमंत्री बनाना है? सतीशन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही पूरी जो चुनावी मुहिम है उसकी रणनीति उनकी बनाई हुई थी। पूरी चुनावी मुहिम उन्होंने ही प्लॉट की थी सतीशन ने। वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय व्यक्ति हैं। उनके पक्ष में लोग सड़क पर जुलूस वगैरह निकाल रहे हैं सतीशन के पक्ष में। जो वेणुगोपाल हैं उनके बारे में ये खबर प्लांट की गई है कि विधायक उनके पक्ष में है। मैं तो ताज्जुब है कि ये खबर सही कैसे हो सकती है? अगर सतीश या तो वो बात गलत है। सतीशन ने अगर पूरी मुहिम चलाई है अपने नेतृत्व में, वही रणनीतिकार हैं, तो टिकट बांटने में भी उनका बड़ा हाथ रहा होगा। तो वेणुगोपाल के पक्ष में विधायक कैसे हो गए? वेणुगोपाल तो केंद्र में बैठे हुए हैं और उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है। भाई आप देखिए ना, वो संसद में है, क्या संसद में उनका क्या प्रदर्शन है? उनके बारे में काफी भद्दी बातें भी कही जाती हैं वेणुगोपाल के बारे में। अभी एक कांग्रेस की एक महिला नेता ने उनके बारे में क्या कहा, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो ये बहुत मसला है। और रमेश चन्नीतला पुराने आदमी हैं, लेकिन क्या वास्तव में उनको केरल की जनता चाहती है, विधायक चाहते हैं? इस बात का फैसला आला कमान अधिकार पूर्वक क्यों नहीं कर सकता? मेरा कहना है कौन रोक रहा है आला कमान को इस बात का अधिकार पूर्वक फैसला करने और उस फैसले को उनको बताने कि आप इसको इस तरह से कीजिए। ये ढुलमुल रवैया जो है ना, ये राहुल गांधी को भी कमजोर करता है और कांग्रेस को भी कमजोर करता है। तो राहुल गांधी को तो पहले आप देखिए, अगर आप अपने घर में जीतेंगे ना, तभी आप घर के बाहर जीत पाएंगे। नरेंद्र मोदी कैसे इतने बड़े नेता बन गए? पहले उन्होंने भाजपा के अंदर लड़ाई जीती। अगर भाजपा के भीतर लड़ाई नरेंद्र मोदी नहीं जीतते तो उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ही नहीं बनाया जाता। वहीं वो हार जाते। तो राहुल गांधी ने अब घर के अंदर भी लड़ाई पूरी तरह नहीं जीत पाई है। वो लड़ाई जीतना उनके लिए बहुत जरूरी है। जी आंसर, ये जो अभय सर ने नेपथ्य में जाने वाली बात कही, उसी संदर्भ में मैं वोट चोरी वाले मसले को लाना चाहूंगा, क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा उठता है और राहुल बहुत ही गंभीरता पूर्वक इसको उठाते हैं। लेकिन क्या इसको लेकर जिस तरह का जन संघर्ष करने की कोशिश होनी चाहिए, जनता में जागरूकता लाने की कोशिश होनी चाहिए, उसमें विपक्षी दल थोड़े पहले ठिठक जाते हैं और उन्हें और कुछ करने की जरूरत है? खासतौर पर बंगाल के संदर्भ में आपकी क्या टिप्पणी? मैं बंगाल पे आऊँ उससे पहले मैं कुछ और जोड़ दूं जो अभय भाई ने कहा। अभय भाई, वहाँ पे जो केरल में जो दुविधा है, जो मेरी समझ है वो उसके अनुसार वेणुगोपाल टिकट बंटवाने में बहुत अहम भूमिका निभाए हैं। और पॉलिटिक्स में जो टिकट होता है वो लगता है कि लॉटरी के टिकट जैसा है, क्योंकि जो लोग लड़ते रहते हैं उनको लगता है, आज आप भी समझते हैं इस पॉलिटिक्स में जो ये डेमोक्रेसी कहने को है, लेकिन इनर पार्टी डेमोक्रेसी तो होती नहीं है। वो टिकट तो जो नेता का है वही बांटता है, उसमें शायद उनकी बहुत चली है। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि विधायक की जहां तक बात है वो उनके साथ ज्यादा होंगे, लेकिन ग्राउंड पे जो वर्कर्स हैं वो सतीशन साहब के साथ। एक और मैं आपको चर्चा बता दूं, कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि वेणुगोपाल जी को अगर केरल चले जाएं तो संकट टले। केंद्र में कुछ लोग ये मान रहे हैं कि चले जाएं यार तो यहां तो कम से कम छोड़ें राहुल गांधी को, क्योंकि राहुल गांधी अगर बिना वेणुगोपाल के, ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे। यहां वो इतना घेरे रहते हैं कि वो उनको शायद वो, इस तरह की भी एक चर्चा है। क्या है क्या नहीं। दूसरा एक चर्चा ये भी है कि, और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राहुल गांधी को ही करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को यह भी याद रखना है कि केरल उनके लिए गुजरात है जो बीजेपी के लिए है।
आज 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 जब राहुल गांधी हार गए थे अमेठी से, और अगर सोचिए अगर केरल से भी नहीं जीत पाए होते, तो क्या स्थिति होती? आज केरल ने जहाँ तक केंद्र की राजनीति है, उसको उनको उस तरह का सपोर्ट दिया है। वहाँ पे 20 सीटें हैं, वहाँ पे 26 हैं। उस तरह के उसमें केरल उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो होना चाहिए। प्रियंका गांधी वहाँ से आती हैं। तो मैं बिल्कुल अभय भाई इस बात से सहमत हूँ, और लेकिन ये एक थोड़ा निष्पक्षता नहीं रहेगी। उनको वो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब वो प्रधान वो महासचिव है, और भेजा जा रहा है कि अजय माकन और किसको जाके जरा तुम पता करके आओ कि क्यों कौन बनेगा। किसी की औकात है जनरल सेक्रेटरी और प्रधान संपादक आप बना दिए जाइए, और मैं और कमल जी यहाँ के रिपोर्टर रहे और कहेंगे जाके जरा करके आओ। मेरी औकात होगी, कहूंगी नहीं नहीं इनके अगेंस्ट नहीं। ये अल्टीमेटली इस गुत्थी को तो राहुल गांधी और खड़गे जी को ही सुलझाना है। इसके लिए कोई ये जितनी बार ऑब्जर्वर भेजें, जितनी बार कुछ करें। खैर, अब मैं आ जाऊं बंगाल पे। बंगाल में 2-3 चीजें, जैसे मोदी जी ने वहां पे एक लेट के कुछ साष्टांग दंडवत किया, जो एक बड़ी स्क्रीन पे दिखाया गया कि मोदी जी लेट के वो प्रणाम कर रहे हैं। तो एक चीज तो है ही, राहुल गांधी ने मोदी जी को घुटनों पे तो ला ही दिया है, घुटनों ही पे नहीं ला दिया है, साष्टांग करने को भी कह दिया है। अगर राहुल गांधी नहीं होते तो मोदी जी शायद वही हरकत कर रहे होते जो उन्होंने स्मृति ईरानी के साथ कल की। देखिए, उनका जो अपना चरित्र है, जो उनका अपना मन है, जिस तरह से वो स्मृति ईरानी के साथ जो उन्होंने कल व्यवहार किया था, जो पूरी दुनिया ने देखा, बताइए लोकमत ने उसको बहुत, आनंद जी, जरा हाँ, उस व्यवहार के बारे में बताइए थोड़ा। हाँ, हाँ, वो मैं प्रमुखता से बता दूं, लोकमत ने उसको ठीक से उस फोटो को करके जूम हाँ, करके अपने कमेंट भी दिया। हाँ, ये वहां से निकल रहे थे, स्मृति ईरानी के बगल में मिथुन चक्रवर्ती खड़े थे। हम लोगों की नॉलेज में, हो सकता है भाई किसकी कहां से दोस्ती है, हम लोगों की नॉलेज में मिथुन चक्रवर्ती और मोदी जी की कोई दोस्ती नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती तो अभी जुम्मा जुम्मा कुछ दिन पहले आए हैं। वहां पे ये रुके, इनको रुकने की भी कोई जरूरत नहीं थी भाई, ऐसे निकल जाते हैं। ये रुके, मिथुन का हाथ पकड़ के उससे बात की, और स्मृति ईरानी, इन्होंने ये सामान्य शिष्टाचार भी नहीं निभाते हैं। स्मृति ईरानी आप कुछ हो, कोई महिला अगर एक पुरुष का अभिवादन कर रही है तो ये उसकी तमीज कहती है, ये उसका संस्कार दिखाता है कि उसका अभिवादन का जवाब देना है। आप तो प्राइम मिनिस्टर हैं। आपके अपने झगड़े हो सकते हैं कि आपकी बड़ी दोस्त थी, आजकल दोस्त से कुट्टी हो गई, लेकिन आपकी ऐसी कुट्टी नहीं हुई है। दोस्त से कुट्टी होकर आपने दोस्त को बाहर नहीं निकाल दिया है। सार्वजनिक शिष्टाचार भी आप भूल गए। हाँ, तो अगर आप ये नहीं, और आपको जब आपने ये किया, तो मैं आज अभी मेरे आपको आपने याद दिला दिया कि आपके जो गुरु थे और जिन्होंने एक बार आपको बचाया था, नहीं तो आप आज आज प्राइम मिनिस्टर छोड़ दीजिए, आप एमएलए नहीं होते। उसका नाम अडवाणी था। अडवाणी ऐसे ऐसे करते रहे थे और आप सीधे सीना तान के निकल गए थे, और इसलिए निकल गए थे कि दुनिया को संदेश दे रहे थे कि इन सबकी औकात कुछ नहीं है। मैं जिसको चाहता हूं उसको यूज करके आई जस्ट थ्रो देम आउट। और ये स्मृति ईरानी में कल ये नहीं था कि गलती से वो उनको नहीं देख पाए, वो ये मैसेज देना चाह रहे थे रुक के मिथुन चक्रवर्ती के पास कि तुम्हारी औकात क्या है, और ऐसा पार्टी में कोई करेगा तो उसकी इस तरह की औकात में कर दूंगा। तो ये बहुत रूथलेस लोग हैं, हार्टलेस हैं, और जो इन्होंने कल व्यवहार किया। अब मैं आ जाऊं मूल उस पे। शुभेंदु अधिकारी, जिसके जिसके अब तो वीडियो चल रहे हैं, जिसके लिए बताते थे, जब शुभेंदु अधिकारी पैसा लेते हुए पकड़े गए थे और वीडियो पे आ गया था, तो मोदी जी उसकी एक्टिंग कर करके बताते ऐसे ऐसे ले रहा था, ऐसे ऐसे ले रहा था। ये मोदी जी एक्टिंग करते थे सर, वीडियो है। ऐसे ऐसे जो पैसा ले रहा था उसको मोदी जी ऐसे ऐसे गले लगा रहे थे। तो अब मोदी जी मुझसे ऐसे ऐसे पैसा लेंगे, जो टेम्पो में भर के कहते थे ना कि टेम्पो में भर के पैसा आता है, तो मोदी जी आप ट्रक में भर के लाते थे। तो मोदी जी का ये जो जो एक छद्म वो बनाया हुआ है। और मैं फिर कहूंगा, एसआईआर के भरोसे आप भले ही बंगाल जीत गए, आपने बंगाल में कल क्या किया, आप जैसे ही हुए आपने कहा कि वो जो उनका रुका हुआ पैसा है जनजीवन, किसका, जल जीवन वाला 2000 करोड़ या 3, वो तुरंत रिलीज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर पैसे से कोई स्टेट बन सकती थी, तो पैसे से अगर बनती तो ना नंदा हारते, ना बहुत से देश लोगों ने, पैसे वालों ने इस देश में चुनाव लड़ने की कोशिश की। आज फिर अगर पैसे की बात होती तो इस देश का प्रधानमंत्री अडानी होने चाहिए थे, अंबानी होने चाहिए थे। इस देश के प्रधानमंत्री कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं होना चाहिए था। बंगाल में एक दो चीजें मैं अभय भाई इसमें कह दूं, और आपका भी इसमें वो चाहूंगा। पिछली बार भी हम लोगों ने इस पर बात की थी। मेरे हिसाब से इस इलेक्शन से, अगर आप उम्मीद के तौर पे देखिए और इंडिया गठबंधन के चश्मे से देखिए या विपक्ष के चश्मे से देखिए, तो दो बहुत बड़ी बातें हुई हैं। आपको एक
स्टालिन के रूप में एक ऐसा मैं स्टेट्समैन कह लीजिए, क्योंकि तमिल के लिए तो स्टेट्समैन के रूप में एक मैच्योर पॉलिटिशियन मिला है, जो इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए लगातार लड़ने को तैयार है, और उसके पास वो नेतृत्व है। वो पूरी तरह से विपक्ष के हो सकता है इंडिया के उसमें ना, वो विपक्ष का क्या ढांचा बनेगा वो अलग एक हो सकता है, लेकिन उसकी अगुवाई आज की तारीख में स्टालिन ही कर रहे हैं और वो करते रहेंगे, और वो एक इनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अल्टीमेटली राज्यों को ये समझ में आ रहा है कि हमारी क्या औकात हो रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर ऑफिस से ज्यादा डेडली हैं जब वो सड़क पे उतरती हैं। शी इज मोर डेडली। और ममता बनर्जी आज की तारीख में राज्यसभा जाने लायक भी नहीं है, क्योंकि अगर उनको राज्यसभा जाना है तो उनको इस्तीफा कम से कम 3 अपने एमपीज का कराना होगा, तब वहां 3 जगह के उपचुनाव होंगे, तब वो कहीं एलिजिबल हो पाएंगे। 2 से नहीं होगा काम, क्योंकि 2 से तो फिर बीजेपी की उससे ज्यादा सीटें हैं। अब ऐसे में उनके पास एक ही चारा है, या तो लोकसभा किसी को इस्तीफा दिलाए। अब 1.5-2 साल रह गया, मुझे नहीं लगता है लोकसभा दिलाएंगे। उनके पास एक ही चारा है, और जो उनको अच्छा लगता है, जो उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है, सड़क पे आंदोलन और गाहे बगाहे। देखिए, हम लोग अब किसी का नाम लेने से लोगों को बुरा लग जाता है, नाम नहीं लेंगे। विपक्ष में ममता बनर्जी से बड़ा सड़क पे आंदोलन करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं, और अगर वो सड़क पे आंदोलन करती हैं तो शायद जो एक था ना कि वो नेतृत्व चाहिए था, वो नेतृत्व अपने आप विपक्ष को मिल जाएगा। और उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा भी है कि मैं इंडिया गठबंधन को अब मजबूत करने का काम करूंगी। मैं इसको डॉक्टर कमल इस तरह से देख रहा हूँ। अवश्य सर, एक आखिरी सवाल, जैसे अभी तो कम से कम 3 बड़े राज्य, प्रमुख राज्य हो गए, असम, बिहार और पश्चिम बंगाल, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की पृष्ठभूमि से भारतीय जनता पार्टी में आए नेता मुख्यमंत्री बन गए हैं। 7-7, 8-8 साल पहले आए और मुख्यमंत्री बन गए, और एक पर मर्डर के आरोप लगे हैं, 2 काफी भ्रष्ट नेता माने जाते रहे, जैसे कि अनंत सर ने कहा कि कैमरे पर पैसा लेते हुए वीडियो चल रहा है। तो क्या हम ये कहें कि आरएसएस पूरा बदल चुका है, भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेक चुका है, या फिर वो ऐसे ही थे और उन्हें जब सत्ता मिलती हुई दिखाई देती है तो किसी भी तरीके से सत्ता मिल जाए, इस तरह की राजनीति में भरोसा करने लगे? आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, वो ऐसे ही थे, वो ऐसे ही थे। और इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जब जिसको इस बात को मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, 1974 में जब बाला साहब देवरस ने वसंत व्याख्यान माला में इन लोगों से कहा कि आप जितने भी लोग हैं, अंबेडकर, गांधी और ये सब जो लोग हैं, जो इन सब लोगों को अपना प्रातः स्मरणीय पुरुष मान लीजिए। तो वो जानते थे कि इन लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बहुत ही कठोर आलोचना की है। इन लोगों में से कोई भी हिंदुत्ववादी नहीं था, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की शाखाओं में, उनके बौद्धिकों में इन सब लोगों की निंदा होती रही है, हमेशा खुल के निंदा होती रही है इनकी, हमेशा वो संकोच ही निंदा होती रही है इनकी। तो उन्होंने इसके बाद ये कहा कि इन लोगों ने हमारे बारे में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो हमें बुरी लग सकती हैं, लेकिन ये हिंदू समाज के प्रति चिंतित थे, इसलिए उन्होंने वो सब बातें कही थी। उन बातों का आप ध्यान मत कीजिए, आप इन लोगों को अपना प्रातः स्मरणीय पुरुष बना लीजिए। इस तरह करके उन्होंने छल करने का, एक विचारधारात्मक छल करने का एक मंत्र जो है वो इन सब लोगों को थमाया। उसके बाद से आप देखिए, ये लोग किसी को भी कहने लगते हैं कि ये हमारा है। सवाल यह है कि उनकी राजनीतिक गोटी लाल होनी चाहिए। उन लोगों को भी अपना कहते हैं जो इनके खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहे, उनकी तस्वीर लगा लेते हैं ताकि इनका पूरा प्रपंच बन सके, और उन लोगों को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं जो कि जिनको ये लोग खुद भ्रष्ट कहते रहे लगातार। और इसके उदाहरण अनगिनत हैं। ये विचारधारात्मक छल जो है उनका, अच्छा, अपने मुंह से निकली हुई बात, हमने भ्रष्ट कहा और तुरंत उसको अपने साथ जोड़ दिया। ये बिल्कुल लगातार ये लोग कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, चूंकि उन्होंने मीडिया पे कब्जा कर रखा है। मैं बार बार कहता हूं कि मीडिया पे कब्जा करना इनके बहुत पक्ष में जा रहा है। चूंकि मीडिया पे कब्जा कर रखा है तो इन बातों को लेकर इनकी जवाबदेही नहीं हो पाती, केवल सोशल मीडिया पे जवाबदेही होती है। हालांकि ये अगर मैं इन सभी प्रश्नों के ऊपर भास्कर में या किसी दूसरे अखबार में लेख लिखूं तो मेरा लेख उसमें नहीं छपेगा, बावजूद इसके कि मैं नियमित रूप से सब जगह लिखता हूं। मुझे काफी तिकड़म से अपनी बात कहनी पड़ेगी, तब कहीं जाके मेरी बात वहां छप पाएगी। स्थिति यह है कि
उन चैनलों पे जहां कभी-कभी नरेंद्र मोदी की आलोचना भी हो जाती है, उन चैनलों पर मेरे जैसे व्यक्ति से कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की सीधी आलोचना मत कीजिए। अगर कुछ नाराजगी हो रही है तो उसको अमित शाह के खिलाफ निकाल दीजिए, किसी और के खिलाफ निकाल दीजिए। प्राइम मिनिस्टर जो है वो अनटचेबल है, प्राइम मिनिस्टर को नहीं छुआ जा सकता है। तो ये जो पूरा एक बना दिया है इन लोगों ने पूरा मामला, और मीडिया पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। मीडिया खुद ही वो तरीके खोजता है अपनी तरफ से जिससे प्रधानमंत्री की छवि जो है वो बनी रहे, उसके ऊपर किसी किस्म का धक्का न लगे। और बाकी अगर भाजपा की आलोचना वगैरह करनी है तो चलिए उसके लिए थोड़ी सी गुंजाइश दे देते हैं, आप भाजपा को कुछ जली कटी सुना लीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ कोई आक्षेप मत कीजिए। ये सब जैसे कि मैं अगर कहूं कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा था और प्रधानमंत्री बनारस के अंदर अपना रोड शो कर रहे थे, तो हिंदुस्तान का हर टीवी जर्नलिस्ट, हर चैनल का रिपोर्टर 6-6 घंटे खड़े होकर प्रधानमंत्री की गिरदावली गा रहा था। 6-6 घंटे, 6 घंटे, 4-5-6 घंटे चला था। तब और उसके बाद में प्रधानमंत्री जब गिनती शुरू हुई वोटों की तो पीछे हो गए। और यही सब लोग इस तरह से कर रहे थे जैसे कि भगवान इंद्र आज आ गए हैं स्वर्ग से यहाँ पर बनारस में अपने दर्शन देने के लिए। ये ऐसे अगर ये बात अगर आप टीवी के ऊपर कहें तो आपकी बात को सेंसर कर दिया जाएगा। ये स्थिति है। मतलब प्रधानमंत्री के खिलाफ आप टीवी पे नहीं बोल सकते, प्रधानमंत्री के विरोध में आप अखबार में लेख नहीं लिख सकते, और आप कुछ जो बोलना चाहे कहते रहिए, उसकी आपको कुछ वो भी एक हद तक वो गुंजाइश आपको मिल सकती है। इस तरीके से पूरा मीडिया कैप्चर कर रखा है। यही कारण है कि इन्होंने इनके जो कुकर्म हैं, इनका जो दोगलापन है, और ये सब चीजें इनके ऊपर सवाल नहीं पूछा जाता है। क्योंकि सवाल नहीं पूछा जाता है इसलिए वो सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा नहीं बनती हैं। बनी रहती हैं चीजें हवा में, लेकिन लोगों के दिमाग में वो दर्ज नहीं होती हैं चीजें। अपनी इस चर्चा को आज की जो हमने चुनावों के बारे में की, हम यही रोकते हैं। अगले सप्ताह हम मिलेंगे और जो अन्य मुद्दे उभर कर सामने आएंगे उसके बारे में आनंद सर और अभय सर से बातचीत करेंगे। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आज की बातचीत के लिए। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। नमस्कार।